हेलो दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है। सो सबसे पहले जानते हैं कि क्या बताता है। ये बताता है कि कंपनी जो है अपने डेट की पेमेंट कर सकती है अपनी इक्विटी का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है। एंड दिस हेल्प टू डिटरमाइन हाउ वेल क्रेडिटर्स आर प्रोटेक्टेड इन केस ऑफ बैंकरप्सी। ठीक है। तो देखिए, जब कंपनी किसी से उधार लेती है तो उसका मतलब कि कंपनी डेटर है। ठीक है। और जिसने उसको उधार दिया वो क्रेडिटर है। तो काम ये बताता है कि कितनी अच्छी तरीके से जो कंपनी के क्रेडिटर है, यानी कि जो जिन्होंने कंपनी को उधार दिया है, वो प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है। इनका इन केस ऑफ बैंकरप्सी, यानी कि अगर कंपनी को बैंकरप्सी होती है तो। ठीक है। तो ये रेशियो बेसिकली बता रहा होता है कि कंपनी की जो इक्विटी है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर कल को कंपनी को बैंकरप्सी होती है तो क्या वो अपने डेटर्स की, ठीक है, डेटर्स यानी कि कंपनी के डेटर्स, यानी कि मतलब जिसकी वजह से कंपनी डेटर है। ठीक है। क्योंकि कंपनी डेटर है, कंपनी वो करती है। ठीक है। या लेट्स सब इसको बिल्कुल सिंपल ही कहते हैं कि क्या कंपनी जो है वो अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ठीक है। जिन्होंने कंपनी को उधार दिया है। ठीक है। सो दिस ऑल्सो भी कॉल्ड एज लेवरेज रेशियो। ठीक है। ये बताता है, ये शो करता है कि कंपनी कितनी ज़्यादा लेवरेज्ड है। या लेवरेज्ड है का मतलब ये कंपनी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है लोन के थ्रू, यानी कि कहीं किसी जगह से लोन लेकर फिर आगे इन्वेस्टमेंट करना, उसको हम कहते हैं लेवरेज, कितनी ज़्यादा हाईली लेवरेज्ड है। ठीक है। सो डेट टू इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है कि आपने टोटल लायबिलिटी से डिवाइड कर देना होता है टोटल इक्विटी को। ठीक है। तो जब हम टोटल लायबिलिटीज़ को टोटल इक्विटी से डिवाइड करते हैं तो ये हमें एक परसेंटेज में रेशियो दे देता है कि कितनी परसेंट जो कि हमारी लायबिलिटी है अपने हमारी स्टॉक होल्डर इक्विटी का। ठीक है। अब लेट सपोज कि हमारे पास यहाँ पे एक डेटा गिवन है कि जिसमें टोटल लायबिलिटी है 4 लाख और टोटल इक्विटी है 50 लाख। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये कितना परसेंट, इसको ओबियसली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, ताकि ये हमें परसेंटेज में आंसर दे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये जो है वो 8% 8% हमारी डेट टू इक्विटी रेशियो आ रहा है। ठीक है। तो उसका मतलब कि 8% हमारी टोटल इक्विटी का 8% हमारी टोटल लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है। विच इज़ वेरी लेस। इसका मतलब कि कंपनी जो है काफ़ी कम, कंपनी ने काफ़ी कम जो है वो लेवरेज का इस्तेमाल किया हुआ है और कंपनी इतनी ज़्यादा हाईली लेवरेज नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब कि कंपनी जो है, कंपनी की जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो अच्छा है। और इसके अलावा कंपनी को आराम से और ज़्यादा लोन भी मिल सकता है, कंपनी बॉन्ड्स भी इशू कर सकती है। ठीक है। और कंपनी के जो बैंकरप्सी के चांसेस है वो भी कम है। ठीक है। फिर हमारे पास एक दूसरा डेटा है जहाँ पे हमारे पास टोटल लायबिलिटी 4 लाख है और टोटल इक्विटी जो है हमारे पास 2 लाख है। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आएगा 200%। ठीक है। 200% अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है। तो इसका मतलब कि कंपनी जो है वो हाईली लेवरेज्ड है। हाईली लेवरेज्ड है क्योंकि कंपनी की जितनी इक्विटी है उसका डेट जो है उससे दुगना है। ठीक है। दुगना है यानी कि 4 लाख है। ठीक है। जैसे कंपनी की इक्विटी 2 लाख है तो 2 लाख का डबल कितना होगा, 4 लाख। ठीक है। तो 4 लाख उसकी टोटल लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कंपनी जो है वो हाईली लेवरेज्ड है। ठीक है। अब जैसे क्या हुआ था कि लिमन ब्रदर्स, अगर आपने कंपनी का, एक कंपनी बैंक थी लिमन ब्रदर्स जो कि बैंकरप्ट हो गई। ठीक है। तो वो लेमन ब्रदर्स जो है वो भी हाईली लेवरेज थी। ठीक है। तो जिन्होंने उस लेमन ब्रदर की डेट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि कंपनी की इक्विटी इतनी नहीं थी कि वो अपनी डेट की भरपाई कर सके। ठीक है। और उनका जो कल्चर था काफ़ी अग्रेसिव कल्चर था। वो अग्रेसिव इन्वेस्टर थे और लोन पे हर जगह पे, मतलब बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने की हुई थी, जिसकी वजह से वो जो है वो कोलैप्स कर गए। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए कि कंपनी उन्होंने फैक्ट्री खरीदी है 5 लाख की, और फैक्ट्री को जो एक फैक्ट्री खरीदने के लिए जो फंड रेज़ किए उसमें से 2 लाख इक्विटी से रेज़ किए और 3 लाख डेट से रेज़ किए। ठीक है। अब लेट सपोज अगर इन फैक्ट्री की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे जैसे अगर वैल्यू की फैक्ट्री की वैल्यू जो है वो 4 लाख रुपीज़ हो जाएगी तो हमारी इक्विटी जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है। अब लेकिन अभी भी जो कंपनी है वो अपने डेट की पेमेंट कर सकती है। अगर वो फैक्ट्री को सेल कर दे तो 4 लाख हासिल कर लेगी और अपनी डेट की पेमेंट कर पाएगी। ठीक है। तो इन्वेस्टर सेफ हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये और ज़्यादा फैक्ट्री की वैल्यू कम हो जाती है और 2 लाख रुपीज़ हो जाती है, ठीक है, तो अब जो है इन्वेस्टर पैसा लूज़ कर जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टर को नुकसान हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अब डेटर कंपनी जो है वो इन डेट है कितनी, 3 लाख की। ठीक है। और जो क्रेडिटर हैं, जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया हुआ है या जिन्होंने कंपनी की डेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब उनको जो है वो सिर्फ
2 लाख रुपीज़ मिलेंगे। अगर फैक्ट्री कंपनी जो है बैंकरप्ट फाइल करती है और ये फैक्ट्री सोल्ड होती है तो सिर्फ 2 लाख रुपीज़ उनको मिलेंगे, जबकि उन्होंने 3 लाख रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए थे। तो यानी कि टोटल नुकसान कितने का हुआ, 1 लाख का उन लोगों को टोटल नुकसान हुआ, ठीक है। लेकिन अगर इक्विटी ज़्यादा होती तो ऑब्वियसली उन लोगों को ये नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको किस तरह एनालाइज कर सकते हैं, हम यहाँ पे 3 तरीक़ों से इसको एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो को इस तरह से हम इनकी जो इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं या इस तरह से जो कंपनी को इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये कर सकते हैं कि हम कंपनी की जो है पिछले ईयर्स की डेट टू इक्विटी रेशियो है उसको कंपेयर करें इस साल से, ठीक है। या तो फिर हम जो है कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के कंपनी के कॉम्पिटिटर के डेट टू इक्विटी रेशियो से कंपेयर करें, ठीक है। या तो फिर हम इंडस्ट्रियल एवरेज से कंपेयर करें, ठीक है। अब देखो इंडस्ट्रियल एवरेज अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, ठीक है। देखिए इंडस्ट्रियल एवरेज ये होता है कि जब कंपनी जो है अपने तमाम कॉम्पिटिटर्स, लेट सपोज कि कंपनी के पास 10 कॉम्पिटिटर्स हैं, अब कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे, वही होंगे जो कि कंपनी जैसा ही प्रोडक्ट बनाते हों या तो फिर कंपनी के प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव बनाते हों, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि कंपनी ने तमाम इन्वेस्टर्स के डेट टू इक्विटी रेशियो कलेक्ट कर लिए। अब उन जितने भी डेट टू इक्विटी रेशियो आए उन सबका एवरेज निकाल लिया। तो जब उन सबका एवरेज आ जाएगा उसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल एवरेज, यानी कि इंडस्ट्रियल यानी कि कॉमन मतलब एक इंडस्ट्रियल एवरेज दरअसल ये एक स्टैंडर्ड दे देता है कि भाई ये स्टैंडर्ड से और इससे जो है कम होना चाहिए कंपनी का। अगर एक कंपनी को जो है वो मतलब इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है तो उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 40% है, यानी कि दिस इज़ नॉट हाईली लेवरेज, ठीक है, मॉडरेटली लेवरेज्ड है, ठीक है। और अगर इंडस्ट्रियल एवरेज कम है 60% से तो इसका मतलब कि हमारी कंपनी जो है वो हाईली अट्रैक्टिव है, इन्वेस्टर को हाईली अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि इन्वेस्टर देखेगा कि बाकी कंपनीज़ का जो इंडस्ट्रियल एवरेज आ रहा है वो 60% है, उस कंपनी का 40% है, तो उसका मतलब कि ये कंपनी ज़्यादा ये कंपनी ज़्यादा स्टेबल रहेगी और इससे यहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी और रिस्क यहाँ पे कम होगा, ठीक है। अब इसी तरह एक दूसरी कंपनी है उसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो 80% है, इंडस्ट्रियल एवरेज 60% चल रहा है, तो वो क्या करेगा इंडस्ट्रियल एवरेज से कंपेयर करेगा और कहेगा कि ये जो है वो हाईली लेवरेज्ड है, यानी कि यहाँ पे रिस्क मुझे ज़्यादा होगा, ठीक है। और इस कंपनी हो सकता है कि ये बैंकरप्ट जल्द हो जाए, ठीक है, मैं इन्वेस्ट करूँ और उसके बाद ये बैंकरप्ट हो जाए और मेरे तमाम पैसे जो है वो इन्वेस्टमेंट डूब जाए, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ ये रेशियो जो है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।